गुड आफ्टरनून ऑफ यू। पिछले रिवीजन क्लास तक हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट के डायरेक्ट मेथड पर बात कर ली थी। हालांकि मैंने आपको ये भी कहा था कि अभी आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के चक्कर में नहीं पड़ना है। जब मैं आपको इनडायरेक्ट मेथड को रिवाइज करवाऊंगा तो आपको ऑटोमेटिकली ये बात समझ में आ जाएगी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या डिफरेंसेस हैं, डायरेक्ट को डायरेक्ट मेथड क्यों बोल रहे हैं और इनडायरेक्ट मेथड को इनडायरेक्ट मेथड क्यों बोल रहे हैं। अभी के लिए बस आप यही दिमाग में रखिए कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में सबसे पहले हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज शो करते हैं, फिर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग और फिर फाइनली कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। उसके बाद इन तीनों कैश फ्लोज को जब हम जोड़ देते हैं तो नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश इक्विवेलेंट आता है। उसमें ओपनिंग सीसीई जोड़ के हम क्लोजिंग सीसीई कंप्यूट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने ये भी बात नोटिस करी क्योंकि हमारे एग्जाम का पैटर्न जो है वो एमसीक्यू पैटर्न है, तो ऑफ कोर्स पूरी की पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट तो हमारे एग्जाम में पूछी जा ही नहीं सकती। हमारे एग्जाम में क्या आएगा, हमारे एग्जाम में कैश फ्लो स्टेटमेंट के जो कंपोनेंट्स हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट के वो आइटम्स जो उसका हिस्सा बनते हैं, उनके ऊपर इंडिविजुअल एमसीक्यू बनते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमने पिछली क्लास में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, एक इंपॉर्टेंट लेजर है, उससे रिलेटेड अकाउंटिंग करना सीखा और उसके हमने एग्जाम एमसीक्यूज भी देखे। आज की क्लास में भी हम ऐसा ही कुछ करने वाले हैं। ऐसे सारे इंपॉर्टेंट लेजर्स या आइटम्स जो कैश फ्लो स्टेटमेंट का हिस्सा बनते हैं और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उनको हम आज डिस्कस करके फिर एग्जाम एमसीक्यूज को भी देखेंगे। और जब ये हो जाएगा फिर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के इनडायरेक्ट मेथड को रिवाइज करेंगे, क्योंकि वो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक काफी इंपॉर्टेंट मेथड है, उस पर भी काफी एग्जाम में एमसीक्यूज आते हैं। फिर हम वो देखकर अपना जो इस टॉपिक का रिविजन है वो वाइंड अप करेंगे। तो बिना देरी के चलिए बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के बाद जो हम अगला इंपॉर्टेंट लेजर डिस्कस करेंगे वो है डेप्रीशिएबल एसेट से रिलेटेड। और डेप्रीशिएबल एसेट में भी जो एग्जामिनर का फेवरेट है खासकर, वो है प्लांट एंड मशीनरी। अब इसको मैं डिस्कस करूं उससे पहले मुझे ये बताइए कि डेप्रीशिएबल एसेट होता क्या है। सर, ऐसा एसेट जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेप्रीशिएट होता जाए, जिसकी वैल्यू लगातार गिरती जाए नॉर्मल वेयर एंड टेयर की वजह से, उसको हम डेप्रीशिएबल एसेट बोलते हैं। एग्जांपल के तौर पर आपके हाथ में जो फोन है, कभी आपने जब लिया होगा तो बिल्कुल नया नया लिया होगा, धीरे 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 वो बूढ़ा होता जा रहा है। कभी ऐसा वक्त भी आएगा जब वो फोन बिल्कुल काम करना बंद कर देगा। आपके घर में लैपटॉप हो सकता है, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, कार हो सकती है, स्कूटी हो सकती है, बाइक हो सकती है। ये सब क्या है? ये सब डेप्रीशिएबल एसेट के एग्जांपल है। और किसी भी अगर मैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो वहां पर मशीनें हो सकती हैं, फर्नीचर फिक्सचर वगैरह है, मोटर व्हीकल वगैरह, लैपटॉप, कंप्यूटर्स, ये सब यूज हो रहे हैं। तो ये सब डेप्रीशिएबल एसेट के एग्जांपल हैं। अब डेप्रीशिएबल एसेट की अकाउंटिंग जब आपने पहली बार सीखी होगी, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, तो आपने शायद 11th क्लास में सीखी होगी, राइट? और क्योंकि मैं अभी इस लेजर पर बात करूंगा, मैं जल्दी से आपको पहले 11th क्लास का एक बार रिफ्रेश करवा देता हूं कि आपने 11th क्लास में क्या क्या कर रखा है। देखिए, जब हम डेप्रीसिएशन अकाउंटिंग पढ़ते थे 11th क्लास में, तो हम दो तरीके से पढ़ते थे। एक, जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट, इसका खाता नहीं मेंटेन करते थे। अगर हम इसका खाता नहीं मेंटेन करते थे तो अकाउंटिंग किस तरीके से होती है, यहां पर सब लिखा हुआ है, मैं भी सब आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इस तरीके को लेकर हम बोला करते थे, ये जो तरीका होता था इसको हम कहते थे ये नेट बेसिस होता था। और दूसरा तरीका ये था जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट को मेंटेन करते थे। जब प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट मेंटेन होता है तो ऐसे तरीके को हम बोला करते थे ये ग्रॉस बेसिस है। ये इसका एक और नाम समझ लीजिए आप, ठीक है? पहले मैं उस वाले तरीके की बात कर लेता हूं जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन का खाता नहीं मेंटेन करते हैं, तब हमारी अकाउंटिंग किस तरीके से चलती थी। अब मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर, मैंने यहां पर जो एग्जांपल लिया है, मान लीजिए हमने एक एसेट खरीदा जो डेप्रीशिएट होता है 1 लाख रुपए का। कुछ भी मान लो, कोई भी एक एसेट खरीदा 1 लाख रुपए का, उसकी लाइफ 10 साल है। अब लाइफ 10 साल है तो इसका मतलब ये कि मुझे उसको ओवर द पीरियड 10 सालों में राइट ऑफ करना होता है। मान लीजिए हम स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहे हैं, मतलब स्ट्रेट एसएलएम मेथड यूज करें डेप्रिसिएशन का, मतलब हर साल हम सेम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो 1 लाख को 10 से डिवाइड कर लीजिए तो पर ईयर आपका कितना डेप्रिसिएशन हो गया? 10,000 रुपए। ठीक, ऐसा ही हुआ। अच्छा, ईयर 1 जब आप ये एसेट खरीद के लेके आओगे तो सबसे पहले क्या एंट्री करोगे? सर, जब हम एसेट खरीद के लेके आएंगे तो हम एंट्री पास करेंगे एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नहीं, कोई भी एसेट, जो भी एसेट होगा उसका नाम लिखोगे एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और कितने रुपए से एंट्री कर दोगे? 1 लाख रुपए से, क्योंकि आपने ये एसेट कितने का खरीदा है? 1 लाख रुपए का खरीदा है। अब साल खत्म हो जाएगा, साल खत्म हो जाएगा तो आप इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री क्या करोगे? डेप्रिसिएशन डेबिट, डेप्रिसिएशन बीइंग एन एक्सपेंस डेबिट होगा। और इस वजह से, डेप्रिसिएशन चार्ज करने की वजह से हमारे एसेट की वैल्यू गिर जाती है।
इसलिए हम एसेट को क्रेडिट कर देते हैं। ये आपको बेसिक रूल पता होगा, एसेट जब बढ़ते हैं डेबिट होते हैं, एसेट जब घटते हैं क्रेडिट होते हैं। ये एसेट जब खरीद के लेके आए तो हमारे यहाँ पर एसेट बढ़ गया तो हमने डेबिट किया, अब जब इसको डेप्रिशिएट करेंगे तो एसेट की वैल्यू गिरेगी तो इसको हम क्रेडिट करेंगे। और हम कितना डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, हम डेप्रिसिएशन चार्ज को कर रहे हैं वो 10,000 रुपए है, तो 10,000 रुपए से हमने ये एंट्री पास कर दी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। उसके बाद क्योंकि ये एक नॉमिनल अकाउंट है, बिकॉज ये एक एक्सपेंस है, तो इस एक्सपेंस को हम कहां ट्रांसफर कर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो हमने इसको फिर ट्रांसफर मार दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। क्या यहां तक समझ में आती है? ये एंट्रीज हम करते हैं जब हमने एक एसेट खरीदा होगा तो सबसे पहले एसेट टू बैंक किया होगा, और जब साल खत्म हो गया होगा तो वो एसेट थोड़ा सा बूढ़ा हो गया है, उसकी वैल्यू थोड़ी सी गिरानी पड़ेगी, और जितने से वैल्यू गिराते हैं उसी को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो हम एंट्री क्या कर देते हैं, डेप्रिसिएशन डेबिट बीइंग एन एक्सपेंस, क्योंकि एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं और इस वजह से एसेट की वैल्यू गिर रही है तो एसेट को क्रेडिट कर देंगे। और जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं, जो भी खर्चे या इनकम्स के अकाउंट होते हैं, उनका अल्टीमेट रास्ता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। तो इस डेप्रिसिएशन को हम कहां ले गए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आप अगर देखोगे डेप्रिसिएशन का खाता खुला, डेप्रिसिएशन का खाता बंद हो गया, दिख रहा आपको? अल्टीमेटली व्हाट इज द एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक 10,000 का हिट हुआ, मतलब हमारा खर्चा जो है, खर्चा ना पीएनएल डेबिट हुआ, खर्चों से पीएनएल डेबिट होते हैं, और इस खर्चे की वजह से हमारे एसेट की वैल्यू जो है वो गिर गई है। कितने से गिर गई है, 10,000 से गिर गई है। क्या यहां तक समझ में आता है? हाँ सर। अब जरा सोचिए, 1,00,000 रुपए से हमारा जो ये एसेट है डेबिट हुआ था, 10,000 से क्रेडिट हुआ, इसका मतलब मेरे एसेट जो मेरी किताबों में अब चल रहा होगा, अगर आप एसेट का खाता बनाओगे तो वो 90,000 रुपए की वैल्यू हो चुकी है एट ईयर एंड। इसका मतलब अगर मैं ईयर एंड पर बैलेंस शीट में इस एसेट को शो करूंगा तो किस वैल्यू पे शो करूंगा, 90,000 पे शो करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। अब आएगा ईयर 2। ईयर 2 में ऑफ कोर्स अब ये वाली एंट्री तो होगी नहीं, ये तो एक ही बार होती है जब खरीदते हैं एसेट। ईयर 2 में फिर हम पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन डेबिट टू एसेट अकाउंट। कितने रुपए से, सेम, क्योंकि एसएलए मेथड लगा रहे हैं तो हर साल डेप्रिसिएशन अमाउंट सेम होगा। 10,000 रुपए फिर किया हमने, हमारा एसेट फिर 10,000 से गिर गया, और इस 10,000 के डेप्रिसिएशन को हम कहां ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन ये हो जाएगा। तो आप देखोगे हमारे एसेट की जो वैल्यू है वो फिर से गिर गई है। कितने से गिर गई है, 10,000 से। पिछले साल के एंड तक कितना हो गया था ये एसेट का वैल्यू, 90,000। तो अब इस साल के एंड में ये एसेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 10,000 और घटा लो, 80,000 हो जाएगी। ऐसे ही ईयर 3 में फिर से ये दो एंट्री रिपीट हो जाएंगी, और ऐसे ही ईयर 10 तक ये एंट्रीज रिपीट होती चली जाएंगी। ईयर 3 का फिलहाल मुझे बताओ, अगर मैं ये दो एंट्री फिर से पास करूंगा तो हमारे एसेट जो बुक्स में हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 70,000 हो जाएगा। अब मेरी बात समझ पा रहे हैं? हम यहां पर धीरे धीरे करके एसेट की वैल्यू को गिराते जा रहे हैं। ये एक तरीका होता था अकाउंटिंग करने का। एकेडमिकली ये ज्यादा पॉपुलर मेथड था। एकेडमिकली अगर हम बात करते हैं तो ज्यादा पॉपुलर ये वाला मेथड होता है। उसके बाद हमने कहा एक तरीका और भी होता है। इस तरीके पर फोकस बच्चे का कम जाता है, क्योंकि स्कूल लेवल पर इस वाले तरीके में ना कम प्रैक्टिस करवाई जाती है। भाई सारा खेल ना अकाउंट्स में प्रैक्टिस का है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के बाद प्रैक्टिस का है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होने के बाद अगर प्रैक्टिस बढ़िया करवा दो तो बात दिमाग में छप जाती है, नहीं तो प्रैक्टिस इसकी थोड़ी सी कम होती थी, इसलिए इस मेथड पर कभी किसी बच्चे का ज्यादा हाथ बैठ नहीं पाया था। हालांकि हो सकता है आप में से कुछ बहुत ब्राइट स्टूडेंट हो जिनको ये मेथड पता हो। फिलहाल इसमें क्या करते हैं, आइए जरा डिफरेंस देखते हैं। सेम एग्जांपल है अब, लेकिन हम कह रहे हैं कि हम एक खाता मेंटेन करेंगे जिसको हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बोल देते हैं। अच्छा जी, हम जब एसेट खरीद के लेके आएंगे तो कुछ अलग नहीं करेंगे, जो यहां पे किया था वो यहां पर भी करेंगे। मतलब 1 लाख रुपए से हम अपने एसेट को डेबिट करेंगे और बैंक को क्रेडिट करेंगे। हमारी किताबों में एसेट आ गया। अब जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ना तो अमाउंट भी डेप्रिसिएशन का सेम ही है, अमाउंट में भी कोई बदलाव नहीं है, लेकिन एंट्री में बदलाव क्या है, इस बार डेप्रिसिएशन को डेबिट किया लेकिन एसेट को क्रेडिट नहीं किया। एक नया खाता खोला, नया खाता खोला जिसका नाम क्या रखा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ध्यान रखें, मैंने इस बार एसेट को क्रेडिट नहीं किया। इसका मतलब मेरा एसेट 10,000 से अब बूढ़ा हो, मतलब 10,000 से उसकी वैल्यू गिर चुकी है, लेकिन स्टिल मेरी किताबों में वो अभी 10,000 से क्रेडिट नहीं हुआ। तो देखा जाए तो मेरी किताबों में एसेट अभी भी 1 लाख रुपए का ही दिख रहा होगा। चलिए ठीक है, अब हमने फिर क्या किया, ये जो डेप्रिसिएशन का खाता है इसको हमने 10,000 रुपए को हमने ट्रांसफर मार दिया। कहां ट्रांसफर मार दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर मार दिया। इसका मतलब अगर आप देखें दोनों तरीकों में बदलाव जो है वो कौन सी वाली एंट्री में है, दूसरी वाली एंट्री में। मेन बदलाव जो है वो दूसरी वाली एंट्री में है। तो हमें अब फोकस करना है चीजों पर, लेजर पर फोकस करना है। लेजर यहां पर किस तरीके से मूव कर रहे हैं आप देखिए, एसेट का खाता कहीं पे क्रेडिट नहीं हुआ, सिर्फ डेबिट हुआ है। इसका मतलब मेरी बुक्स में एसेट अभी भी 1 लाख रुपए का ही दिख रहा होगा।
प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का खाता क्लोज नहीं हुआ है, खुला है लेकिन क्लोज नहीं हुआ है। आप देखिए डेप्रिसिएशन का खाता डेबिट हुआ, क्रेडिट हुआ, खत्म हो गया। डेप्रिसिएशन का खाता क्योंकि नॉमिनल अकाउंट तक खत्म कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला गया, खत्म हो गया ये खाता। लेकिन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या कहीं पर आपने डेबिट किया है? नहीं डेबिट किया। इसका मतलब ये खाता खुला हुआ है, और क्योंकि ये क्रेडिट हुआ है और क्रेडिट बैलेंसेस शो होते हैं लायबिलिटीज साइड पर, इसका मतलब ये 10,000 रुपए यहां शो होगा। लेकिन कायदा कहता है कि इसको ऐसे नहीं शो करना चाहिए। अब पहले पहली बात को समझे कि यहां पर हुआ क्या है। हमने कहा भाई देखो 1,00,000 रुपए का एसेट है, ये हम खरीद के लेके आए, इसकी वैल्यू को लेकिन छेड़ते नहीं। वो क्यों नहीं छेड़ते, मैं लॉजिकली भी एक्सप्लेन करूंगा कि इस मेथड में क्यों हम नहीं छेड़ते वैल्यू को। वो एक पर्पस रहता है, इस एसेट की वैल्यू को नहीं छेड़ते हम। डेप्रिसिएशन का अमाउंट के लिए एक अलग ना, आप कह सकते हो कि एक अलग रिजर्व बना दिया, एक अलग प्रोविजन बना दिया, एक और हमने साथ में क्रिएट कर दिया बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पर कि हाँ इतना एसेट हम यूज कर चुके हैं। मतलब 1,00,000 रुपए का एसेट हमने खरीदा था जिसमें से 10,000 का बेनिफिट हम उठा चुके हैं। तो हम ना इसको, इस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को यहां नहीं शो करते, क्योंकि यहां शो करेंगे ना तो बेहतर डिस्क्लोजर नहीं आते, इन्वेस्टर कम्युनिटी मिसलेड होती है। इसलिए हम ना इस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को यहां से ले जाकर यहां पर यहां शो करते हैं, मतलब एसेट साइड पे ही ले जाते हैं। अब जरा सोचिए किसी ऐसी आइटम को जिसका बैलेंस डेबिट क्रेडिट हो, जिसका बैलेंस क्रेडिट हो, उसको अब एसेट साइड पे ले जाओ तो वहां तो माइनस करके दिखाना पड़ेगा। जैसे कि आपको इशू ऑफ शेयर्स का अगर रिवीजन याद हो, कॉल्स इन एरियर्स का बैलेंस डेबिट होता था, तो बैलेंस के हिसाब से देखोगे तो उसको एसेट साइड पे शो होना चाहिए, लेकिन हम उसको कहां शो करते हैं, हम उसको कैपिटल से माइनस करके शो करते हैं। क्यों? क्योंकि उसका बैलेंस डेबिट है। अब उसको डेबिट बैलेंस को अगर आप लायबिलिटी साइड पे लेके आओगे तो माइनस करके शो करना पड़ेगा। ठीक है, सही। इसका बैलेंस क्रेडिट है, क्रेडिट बैलेंस वाली आइटम को अगर आप एसेट साइड पे लेके आओगे तो उसको माइनस करके शो करना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को डेटर्स में से क्यों घटाते हैं? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का बैलेंस भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की तरह क्रेडिट बैलेंस होता है, लेकिन उसको भी जब आप डेटर साइड मतलब एसेट साइड पे लेके आते हो तो उसको भी माइनस करना पड़ता है। तो आप अगर किसी लेजर को उसके बैलेंस के अगेंस्ट किसी हेड में शो करोगे, मतलब बैलेंस के अगेंस्ट जाते हुए, अगर मान लो क्रेडिट बैलेंस है तो लायबिलिटी साइड पे शो होना चाहिए, लेकिन अगर आप उसे एसेट साइड पे लेके जा रहे हो तो वहां तो फिर माइनस करके शो करना पड़ेगा। किसी का डेबिट बैलेंस है तो वो एसेट साइड पे शो होना चाहिए ऐसे कॉल्स नहीं, लेकिन आप उसको अगर लायबिलिटी साइड पे लेके जाओगे तो वहां भी माइनस करके शो करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही इसको भी यहां माइनस करके शो करेंगे। हमने कहा ठीक है कर दो माइनस, हमने 10,000 माइनस कर दिया यहां से। अब देख रहे हो 90,000 तो यहां पर भी शो हो रहा है एसेट। 1,00,000 में से 10,000 घटा दे तो 90,000 यहां शो हो रहा है। लेकिन ध्यान रखें हमने इस बार ना एसेट अकाउंट को नहीं छेड़ा है, हमने दो लेजर्स की मदद लेकर 90 निकाला है। एसेट का खाता मेरी किताबों में 1,00,000 ही है, हमने एक सेपरेट खाता खोला है जिसका नाम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है। अब ईयर 2 देखोगे तो बात ज्यादा समझ में आएगी। ईयर 2 में हमने कहा ठीक है डेप्रिसिएशन का खर्चा तो सेम ही है, 10,000 ही है, पीएनएल में भी जाएगा, ये 10,000 जाएगा, देखो जा रहा है यहां पर, कोई फर्क थोड़ी है दोनों में। ये अगर देखोगे पीएनएल में ले जाने वाली एंट्री तो सेम ही है, बस फर्क इस वाली एंट्री में है, डेप्रिसिएशन चार्ज करने वाली एंट्री में। पहले वाले तरीके में हम डेप्रिसिएशन को डेबिट करके एसेट को क्रेडिट करते हैं, दूसरे वाले तरीके में एसेट को छेड़ते ही नहीं। क्यों नहीं छेड़ते भी लॉजिकली एक्सप्लेन करूंगा। हम यहां पर किसको छेड़ते हैं? छेड़ते तो नहीं, हम एक नया खाता खोलते हैं। क्या नाम रखा उसका? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब आप जरा देखिए अब हमारे बैलेंस शीट में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ध्यान से प्लीज देखिएगा। हमारा क्या एसेट का वैल्यू हमने कहीं पर छेड़ा? नहीं छेड़ा सर, ये तो 1,00,000 ही है। हमने देखो ना यहां पे कहीं एसेट को क्रेडिट किया गया? नहीं किया। अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर में भी क्रेडिट हुआ था, सेकंड ईयर में फिर से क्रेडिट हो गया। इसका मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के खाते में 10,000 तो पिछले साल तक थे, 10,000 और हम उसमें ले गए, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के खाते में 20,000 का बैलेंस इकट्ठा हो चुका है। 10 पिछले साल था, 10 और हो गया, 20 इकट्ठा हो चुका है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80। हम 80 यहां पर भी शो कर रहे हैं, 80 यहां पर भी शो कर रहे हैं, बस दिखाने का तरीका अलग है। तो ईयर 3 में बताओ फिर से क्या होगा? ईयर 3 में हमारा फिर से डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, फिर पीएनएल टू डेप्रिसिएशन। इसका मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में 10,000 रुपए और बढ़ जाएंगे। तो अगर मैं ईयर 3 में विदाउट पासिंग एनी एंट्रीज अगर मैं सीधा आपको बैलेंस शीट के डिस्क्लोजर्स दिखाऊं तो 1,00,000 और ये कितना हो जाएगा? 30,000, 10,000 और क्योंकि उसमें इकट्ठा हो जाएगा 70,000। आप जरा ध्यान से देखें फर्क दोनों मेथड्स में क्या है। पहली बात आप ये समझे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का एक नाम और होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कि इसमें ना हम डेप्रिसिएशन को एक्यूमुलेट करते जा रहे हैं। एक्यूमुलेट का मतलब इकट्ठा करते जा रहे हैं।
हर साल 10-10 हजार रुपए हम उसमें ऐड करते जा रहे हैं, मतलब हम एक लाइबिलिटी क्रिएट करते जा रहे हैं 10-10 हजार की। 10 साल के बाद हम क्या कहेंगे भाई, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 1 लाख इकट्ठा हो गया, एसेट की कॉस्ट भी 1 लाख है, इसका मतलब 1 लाख का एसेट था, हम 1 लाख का बेनिफिट उठा चुके, पूरे 1 लाख रुपए का बेनिफिट उठा चुके हैं, तो इसका मतलब वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो हम अगर दोनों में अगर हम ये कहें कि कौन सा बेहतर है और प्रैक्टिकली कौन सा फॉलो होता है, तो हम बोलेंगे बेहतर तो दूसरा वाला ऑल्टरनेटिव है, भले ही इसे एकेडमिकली ज्यादा फोकस ना करवाया जाता हो। अब आपके दिमाग में ये नेचुरल सा सवाल तो आएगा ही कि सर दूसरा मेथड बेहतर क्यों है, मतलब ऐसा क्या है कि दूसरा मेथड बेहतर है। आप खुद अब जरा सोच के बताइएगा, मैं आपके सामने कुछ सवाल रखूंगा। मान लीजिए 9th ईयर का एंड आ गया, जैसे 3 साल का डेटा मैंने यहां पे ऊपर लिया, मान लो 9th ईयर का एंड आ गया। 9th ईयर के एंड में क्या होगा कि 10 साल में से 9 साल लाइफ निकल चुकी है, ठीक है। अगर हम पहला वाला ऑल्टरनेटिव देखें तो पहले वाले ऑल्टरनेटिव में हमारी किताबों में एसेट की जो वैल्यू आफ्टर 9th ईयर हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 10,000। भाई 9 सालों में 90,000 डेप्रिशिएट हो जाएगा, तो एसेट की वैल्यू 10,000 बची। इसमें जो डिस्क्लोजर है वो ऐसे होगा, एसेट 10,000 का दिखेगा। लेकिन अगर मैं दूसरा वाला तरीका देखूं तो यहां पे देखो, क्योंकि एसेट की वैल्यू को तो हम छेड़ते ही नहीं, एसेट की वैल्यू तो 1 लाख की 1 लाख ही दिखेगी हमारी किताबों में। लेकिन हमने जो डेप्रिसिएशन इकट्ठा किया होगा वो कौन से खाते में इकट्ठा किया होगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के खाते में इकट्ठा किया होगा। इसका मतलब 90,000 रुपए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इस खाते में दिख रहा होगा, और ये माइनस करके यहां पे भी रिफ्लेक्ट, तो यहां पर भी 10,000 होगा, लेकिन दिखाने का तरीका जो है वो बदल जाएगा। अब आप मुझे बताइए इन दोनों मेथड्स में एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा बेहतर डिस्क्लोजर्स किस तरफ है, सेकंड वाले ऑल्टरनेटिव में कि पहले वाले ऑल्टरनेटिव में? सर ऑफ कोर्स सेकंड वाले। कैसे बेहतर डिस्क्लोजर है? सेकंड वाले ऑल्टरनेटिव ने यहां तक बताया कि देखो एसेट हमने 1 लाख रुपए का खरीदा था, आपको पहले पता लग गया ये हमारी कॉस्ट है, नहीं, क्योंकि इस दूसरे मेथड में एसेट अपनी कॉस्ट पे ही रिफ्लेक्ट होता है, क्योंकि थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द एसेट हमने एसेट की कॉस्ट को तो छेड़ा ही नहीं, एसेट की वैल्यू को छेड़ा ही नहीं। इससे ये पता लग गया कि ये एसेट हम 1 लाख में खरीद के लेके आए थे, जिसमें से हम 90,000 का बेनिफिट उठा चुके हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का क्या मतलब है, 90,000 का बेनिफिट उठा चुके हैं और 10,000 का बेनिफिट उठाना बाकी रह गया है। लेकिन जो पहला वाला ऑल्टरनेटिव है वो सिंपली बोलता है 10,000। जानते हो इस पहले वाले तरीके में ये पता लगा पाना मुश्किल है कि ये एसेट नया है कि पुराना है, लेकिन इस दूसरे वाले तरीके में ये साफ साफ पता लग रहा है कि 1 लाख के एसेट में से 90,000 का बेनिफिट हम उठा चुके हैं। मतलब ये एसेट अब भूला हो चुका है, बस कुछ ही सांसें रह गई हैं इसकी, अगले साल ये एसेट जो है अलविदा बोल देगा। कहने का मतलब सेकेंड मेथड में डिस्क्लोजर्स बेहतर हैं। आपको एसेट की कॉस्ट पता लग गई, आज तक इस एसेट से कितना बेनिफिट आपने उठा लिया है वो पता लग गया, और अब इसकी कितनी वैल्यू बची है वो आपको पता लग गया। आती है बात समझ में? तो ये बेसिक एक बात आपको बतानी जरूरी थी, इसलिए मैंने इस पर एक डिस्कशन आपके साथ कर दिया। अब कुछ और बेसिक बातें जो वैसे आपको पता होनी चाहिए, पर मैं क्योंकि ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा हूं, अब रिवीजन करवा रहा हूं तो ठीक से ही रिवाइज करवाऊं। अब यहां पर कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि ये 1 लाख रुपए क्या है? सर ये 1 लाख रुपए एसेट की कॉस्ट है। कॉस्ट में से जब हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में भी जितना भी चीज है वो सब अगर हम माइनस कर देते हैं तो 10,000 रुपए एक वैल्यू आती है। इस वैल्यू को हम बोल देते हैं बुक वैल्यू। क्या बोल देते हैं? बुक वैल्यू। आप मुझे बताइए मेरी बुक्स में वैल्यू अब कितनी चल रही है? मेरी बुक्स में वैल्यू जो है 10,000 चल रही है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? ये बुक वैल्यू है। तो बुक वैल्यू कैसे आती है? अगर दूसरा वाला तरीका अगर अडॉप्ट कर रखा है तो कॉस्ट में से टिल डेट जो भी डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया है वो माइनस कर देंगे तो हमें बुक वैल्यू मिल जाती है। पहले वाले तरीके में आपको बुक वैल्यू कंप्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हमें सीधा ही बुक वैल्यू ही दिखती है। लेकिन इस वाले तरीके का ड्रॉबैक क्या है? यहां पर आप कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सीधे बैलेंस शीट से नहीं पता लगा सकते, लेकिन दूसरे वाले तरीके में आपको कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है पता लग जाता है। लेकिन बुक वैल्यू हमें इसलिए पता होना जरूरी है क्योंकि अगर हम ये कल को एसेट बेच देते हैं मान लीजिए, तो हमें उस एसेट पर प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है वो बुक वैल्यू से कंपैरिजन करके आता है। कहने का मतलब ये, मान लीजिए ये हमने 9th ईयर के एंड में ही हमें लगा कि यार अब एसेट बहुत बुरा हो गया है, चलो अब नया एसेट लेके आते हैं, इसको बेच देते हैं। इसको हमने 12,000 में बेच दिया तो हम बोलेंगे हमें 2,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो आपने किन दो चीजों को कंपेयर किया? 12,000 जो कि सेल प्रोसीड्स है, 10,000 जो कि बुक वैल्यू है। तो सेल प्रोसीड्स और बुक वैल्यू के बीच में कंपैरिजन होता है, और जो डिफरेंस है वो या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा।
हमने मान लीजिए ये चीज 8,000 की बेची, भाई 8,000 में बेची है लेकिन हमारी किताबों में 10,000 की चल रही है, इसका मतलब हमें 2,000 का नुकसान हो गया है। तो एक बात ध्यान रखें, प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए कॉस्ट से कंपैरिजन नहीं होता, प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए डेप्रिशिएबल एसेट में बुक वैल्यू से कंपैरिजन होता है। एंड व्हाट इज बुक वैल्यू? अगर पहला तरीका है तो बुक वैल्यू ही रिफ्लेक्ट हो रही होती है उस एसेट अकाउंट में, लेकिन अगर दूसरा तरीका है बुक वैल्यू के लिए आपको पता होना चाहिए दो चीजों को हम डिफरेंस लेते हैं, कॉस्ट का और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। तो इस बात पर हम एक नोट भी लिख लेते हैं कि बुक वैल्यू क्या होती है। एडजस्टमेंट नंबर जो 8 हमने लिखी है इसी के नीचे एक नोट लिख लेते हैं। पहले तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि जो ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है ना, ये कई बार अलग अलग नाम से भी देगा आपको, तो वो नाम हमको पता होना चाहिए। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो नोन एज, इसके ना 3 नाम और हैं। कौन कौन से नाम है? एक नाम है डेप्रिसिएशन फंड, एक नाम है डेप्रिसिएशन रिजर्व, और ये ज्यादा पॉपुलर नाम है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन खुद में तो पॉपुलर नाम है ही, जो दूसरा पॉपुलर नाम है वो है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। हालांकि कई बार डेप्रिसिएशन फंड और डेप्रिसिएशन रिजर्व भी बोल दिया जाता है। उसके बाद आप इस बात को भी समझें कि बुक वैल्यू हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। बुक वैल्यू कैसे निकलती है? बुक वैल्यू निकलती है कॉस्ट में से हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं, क्योंकि हमें कभी प्रॉफिट लॉस निकालना होगा ना तो बुक वैल्यू से कंपैरिजन करके निकलता है। अब ऐसा करें, इसके नीचे एक और नोट लिख लीजिए आप कि अगर हम सेल प्रोसीड्स में से बुक वैल्यू को माइनस कर देते हैं तो या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, डिपेंड करता है कि सेल प्रोसीड बुक वैल्यू से ज्यादा है कि कम है। सेल प्रोसीड अगर बुक वैल्यू से ज्यादा होगी तो हम कहेंगे प्रॉफिट है, और सेल प्रोसीड्स अगर बुक वैल्यू से कम है तो हम कहेंगे लॉस है। और देखिए ना, बड़ी ऑब्वियस सी बात है, बुक वैल्यू का क्या मतलब है कि भाई जितने का हमने खरीदा था उसमें से जितना बेनिफिट हमने उठा लिया, मतलब डेप्रिसिएशन, और जो बचा है, सही मायनों में वैल्यू तो बुक वैल्यू उसकी करेक्ट वैल्यू है। ये वो वैल्यू है जिसके अगेंस्ट अभी बेनिफिट उठाना बाकी रह गया है। भाई एट द एंड ऑफ द 9th ईयर सिर्फ 10,000 का ही तो बेनिफिट उठाना रह गया है, उसकी सही कीमत तो 10,000 ही है, क्योंकि 9 साल में यूज कर चुका हूं, 90,000 का बेनिफिट मैं उठा चुका हूं, तो उसकी सही कीमत तो 10,000 ही है ना। तो 10,000 क्योंकि मेरी बुक्स में भी है, यही वैल्यू मेरी बुक्स में भी है, तो इससे ज्यादा का बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा, इससे कम का बेचेंगे तो नुकसान होगा। क्वेश्चन नंबर 43 तक हमारे हो गए थे, 44 से आगे बढ़ना है। और अगर इस क्वेश्चन नंबर 44 में अगर आप देखेंगे तो हमें प्लांट एंड मशीनरी का लेजर दिया हुआ है जिसका ओपनिंग बैलेंस 1 लाख दे रखा है और क्लोजिंग बैलेंस 5 लाख दे रखा है। आप मुझे ये क्वेश्चन को देखकर बता सकते हैं कि यहां पर जो अकाउंटिंग फॉलो करी गई है वो ऑल्टरनेटिव 1 के अकॉर्डिंगली है या ऑल्टरनेटिव 2 के अकॉर्डिंगली है? सर आप खुद ही देखिए ना, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट यहां पर नहीं दिख रहा हमको, इसका मतलब ये कि यहां जो अकाउंटिंग हो रखी है वो ऑल्टरनेटिव 1 के अकॉर्डिंगली हो रखी है, जहां पर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का खाता नहीं मेंटेन किया जाता, जहां पर हम डेप्रिसिएशन को सीधा एसेट की कॉस्ट के साथ एडजस्ट करते चलते हैं। मतलब जब भी हम डेप्रिसिएशन को डेबिट करते हैं तो क्रेडिट एसेट को कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में जो ये एसेट की वैल्यूज गिवन है ये बुक वैल्यूज गिवन है। बुक वैल्यूज का क्या मतलब होता है? इसमें से ऑलरेडी डेप्रिसिएशन माइनस हो रखा है, क्योंकि अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट खुला हुआ होता तो ये एसेट कॉस्ट पर रिफ्लेक्ट हो रहा होता, क्योंकि उस वाले केस में मतलब ऑल्टरनेटिव 2 में हम कहीं पर भी डेप्रिसिएशन चार्ज करते वक्त एसेट के वैल्यू को नहीं छेड़ते, एसेट कॉस्ट पे रिफ्लेक्ट होता रहता है और डेप्रिसिएशन एक अलग खाते में इकट्ठा होता चलता है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, डेप्रिसिएशन जब हम चार्ज करते हैं तो एसेट के वैल्यू को छेड़ा जाता है, मतलब एसेट को क्रेडिट किया जाता है। तो ये जो एसेट्स की वैल्यूज हैं ये बुक वैल्यूज हैं। अच्छा, उसके बाद मैं ये क्वेश्चन को रीड करूं, आप मुझे बताइए जो प्लांट एंड मशीनरी है उसका बैलेंस डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? सिर्फ कोर्स इट्स एन एसेट, और एसेट के बैलेंसेस क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। इसका मतलब जो ये वैल्यूज इसकी कैरी फॉरवर्ड होती हैं वो डेबिट बैलेंसेस के थ्रू कैरी फॉरवर्ड होती हैं। मतलब यहां पर डेबिट साइड पर इसका ओपनिंग बैलेंस आएगा 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यहां पर ये 5 लाख आएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन, और अगले साल यही 5 लाख फिर क्या बन जाएगा? 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसका मतलब ये क्लियर है कि एसेट का जो बैलेंस है वो डेबिट होता है।
अच्छा, उसके बाद हमें कहता है ड्यूरिंग द ईयर अ मशीनरी कॉस्टिंग ₹80,000, ध्यान रखें कॉस्ट बता रखी है, लेकिन हमारी किताबों में तो क्या कैरी फॉरवर्ड हो रहा होगा, बुक वैल्यू। तो कॉस्ट हमारे लिए मैटर ही नहीं करती इस केस में, हमारे लिए मैटर करती है ये वाली वैल्यू, बुक वैल्यू मैटर करती है। हमारी किताबों में जो वैल्यू चल रही होगी इस एसेट की, ये वाली हो चल रही होगी 42,000, बुक वैल्यू चल रही होगी। कितने में बेचा है? 40,000 में बेचा है। इसका मतलब साफ साफ दिख रहा है कि 42 की चीज 40 में बेची है, 2,000 का नुकसान हुआ है, राइट। अच्छा, हमारे यहां पर अगर आप देखोगे जो ओपनिंग प्लांट एंड मशीनरी है वो 1 लाख रुपए की है। भाई जरूरी थोड़ी कि हम सारी मशीनें बेचें, हमारे पास कई सारी मशीनें हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आप तक ये क्लासेस पहुंचा पा रहा हूं तो मैं कई सारे मशीनों का सहारा ले रहा हूं। मैं एक कैमरे नाम की मशीन का सहारा ले रहा हूं, मेरे पास एक डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, लाइट्स हैं, भाई रिकॉर्डिंग करने के लिए ये सब चाहिए। तो अगर मान लो मेरा कोई एक एसेट बूढ़ा हो जाता है और उसको मैं बेचना चाहता हूं, तो ऐसा थोड़ी कि मुझे सारा सेटअप भी बेचना पड़ेगा। वो एक उसमें से इंडिविजुअल एसेट बेच दूंगा और उसको रिप्लेस करके नया एसेट खरीद लेंगे अगर उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो ऐसे ही 1 लाख की हमारे पास ओपनिंग बैलेंस दिख रहा है, मशीनें हैं। मैं इसमें से ध्यान रखना, क्योंकि ये 1 लाख रुपए बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू है। इसमें से मैं जो बेच रहा हूं एसेट, वो इस 1 लाख के अंदर पता है कितने रुपए में, कितने रुपए से इंक्लूड है? 42,000 से इंक्लूड है। क्यों? क्योंकि क्योंकि यहां पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का खाता नहीं है, तो इसके अंदर बुक वैल्यू ही होगी। अब जरा सोचें, मैं जो एसेट बेचूंगा उसको एसेट अकाउंट से बाहर निकालना चाहिए। भाई जो एसेट मेरे पास अब फिजिकली नहीं है तो बुक्स में भी नहीं होना चाहिए। तो एसेट जब भी बिकता है तो हम उसको क्या कर देते हैं? क्रेडिट, क्योंकि हमारे यहां से एसेट की वैल्यू कम हो रही है। अब ध्यान रखना, जितना आपकी बुक्स में वैल्यू चल रही है उतने से ही क्रेडिट करना पड़ेगा। मेरी बुक्स में इसकी कितनी वैल्यू चल रही है? 42, तो यहां पर क्रेडिट भी कितने से होगा? 42 से। आपने बेचा कितने का है? सर हमने बेचा है बाय बैंक 40 का बेचा है। कितने का बेचा है? 40 का बेचा है। और 2,000 का हम बोलेंगे हमें लॉस हो गया है, और वो लॉस हम पता है कहां ट्रांसफर कर देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये लॉस है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि 40 अलग और 2,000 अलग अलग क्रेडिट किया है। इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो एसेट अकाउंट है इट मस्ट बी क्रेडिटेड विद 42,000, क्योंकि ये एसेट में बेच रहा हूं जितना मेरी बुक्स में है। मेरी बुक्स में कितने पर होगा? बुक वैल्यू पर होगा। बुक वैल्यू कितनी है? 42। तो 42 से अगर डेबिट है, 42 से ही इसको क्रेडिट होना पड़ेगा। उसका ब्रेकअप चाहे जैसा मर्जी हो। बाय बैंक किया 40, भाई 42 के अगेंस्ट 40 तो आ ही गए, और जो नहीं आए वो हमारे नुकसान है, उसको कहां ले जाओ? पीएनएल अकाउंट में। तो बाय पीएनएल कर दिया। तो यहां पर इस बात को ध्यान रखेंगे, यहां ना हमने जो बात इंपॉर्टेंट है वो क्या है? बुक वैल्यू इज क्रेडिटेड। बुक वैल्यू क्रेडिट किया है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़िए। उसके बाद कहता है डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर 1 लाख रुपए। कहता है पूरे साल में जो हमने डेप्रीसिएशन चार्ज किया वो 1 लाख किया है। अब आप मुझे बताइए डेप्रीसिएशन की एंट्री क्या होती है? सर डेप्रीसिएशन डेबिट टू एसेट अकाउंट। यहां पर एसेट का नाम क्या है? प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में क्या लिखोगे? बाय डेप्रीसिएशन। मैंने आपको बोला ना, जिस जिस चीजों से एसेट की वैल्यू बढ़े डेबिट करो, जिन चीजों से एसेट की वैल्यू घटे क्रेडिट करो। प्लांट बेचेंगे तो एसेट की वैल्यू घट जाएगी, क्रेडिट किया है। प्लांट डेप्रिशिएट होगा, इससे भी एसेट की वैल्यू घट जाएगी, तो क्रेडिट किया है। नहीं, आप देख रहे हैं? अच्छा, उसके बाद और कुछ बोला है क्या? इसने हमसे मांगा क्या है? सर इसने मांगा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर। आप मुझे बताइए क्या आपका अकाउंट खाता मैच कर गया है? नहीं सर। 5 लाख ये हो गया हमारा 6,42,000 टोटल। अब यहां पर ना कुछ मिसिंग है, कुछ मिसिंग है। क्या हुआ होगा? हमने पक्का पक्का और प्लांट खरीदे होंगे, हमने और प्लांट खरीदे होंगे टू बैंक अकाउंट। कितने से प्लांट खरीदा होगा? 5,42,000 के प्लांट खरीदे हैं। दिस इज बैलेंसिंग फिगर। 542 इज द आंसर, बी। मैं अगर आपसे मोटे मोटे तौर पर पूछूं कि प्लांट एंड मशीनरी में क्या क्या आता है, तो आप बोलेंगे सर ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस, ये तो आएगा आएगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और हम उसमें प्लांट एंड मशीनरी परचेज करेंगे तो यहां पर टू बैंक आएगा। प्लांट एंड मशीनरी सेल करेंगे तो बाय बैंक आएगा। लेकिन ध्यान रखिए सेल के साथ
प्रॉफिट या लॉस भी कनेक्टेड है। अगर सेल करेंगे तो प्रॉफिट भी होगा या लॉस होगा, कुछ भी हो सकता है, तो वो अकॉर्डिंगली हमें ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। और प्लांट एंड मशीनरी क्योंकि डेप्रिशिएबल एसेट है, तो डेप्रिशिएबल एसेट की वैल्यू और किस वजह से डेप्रिशिएट होगी, डेप्रिसिएशन की वजह से, तो डेप्रिसिएशन भी एक आइटम यहां पर आएगा। तो देखा जाए परचेज, सेल और डेप्रिसिएशन, ये 3 आइटम एक्स्ट्रा आती है ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस के अलावा, ठीक है ना। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 45। इस क्वेश्चन में भी आप देखोगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का खाता मेंटेन नहीं है। और अगर आप देखें क्वेश्चन लगभग मैंने सेम ही लिया है, बस मैंने यहां पर एक चीज अलग करी है, भी आपको दिख जाएगा। ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस मैं यहां पर लिख लेता हूं। हमने यहां पर जो मशीन बेची है इस बार 42,000 की बुक वैल्यू वाली मशीनरी हमने 45 की बेची है। इसका मतलब हमें 3,000 रुपए का यहां पर फायदा हुआ है। अब मैं फिर से एक बात आपको बोलूंगा, हमारी किताबों में ये जो एसेट जो हमने बेचा है, जो ये मशीन बेची है, हमारी बुक्स में कितने रुपए में इंक्लूडेड है? सर हमारी बुक्स में 42 में इंक्लूडेड है। तो ध्यान रखें, क्योंकि ये एसेट जा रहा है तो मेरी किताबों में इसको क्रेडिट भी 42 से ही होना है, ठीक है। और वो किस तरीके से होगा, एकेडमिकली जैसे होता है मैं आपको बता देता हूं। हम यहां पर लिखते हैं बाय बैंक। अब बेचा 45 का है तो हम 45 ही लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या मेरी किताबों में ये एसेट 45 का है? नहीं, मेरी किताबों में ये एसेट कितने का है? 42 का। लेकिन क्रेडिट कितने से हो गया? 45 से हो गया। तो हम फिर क्या करते हैं उस केस में, जो 3,000 का प्रॉफिट है, 3,000 का प्रॉफिट है, वो हम इस साइड लिखते हैं यहां पर 2 P&L। यहां पे क्या लिख देंगे हम? 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉफिट जो है वो इस साइड आता है, लॉस क्रेडिट साइड आता है, प्रॉफिट इस साइड आता है। ये हमारा प्रॉफिट है। अब आप जरा ध्यान से देखिए, हमने एंट्री क्या पास करी है? हमने एंट्री पास करी है प्लांट एंड मशीनरी टू P&L। तो P&L अकाउंट में क्या आ जाएगा? P&L अकाउंट को देखोगे तो वो क्रेडिट होगा। प्लांट एंड मशीनरी का खाता डेबिट जरूर हुआ है, लेकिन जब P&L का खाता देखोगे तो वो आप देखोगे वहां पर क्रेडिट हुआ है, ठीक है जी। और कितने का प्रॉफिट हुआ है? 3,000 का प्रॉफिट हुआ है। अगर हम इस दो खातों को नेट ऑफ करें, इन दो खातों को नेट ऑफ करें, मुझे बताइए व्हाट इज द नेट अमाउंट क्रेडिटेड? सर नेट अमाउंट क्रेडिटेड कितना है? सर 42,000। व्हाट इज द नेट अमाउंट क्रेडिटेड? 42,000। ये ध्यान रखिएगा प्लीज। मेरी किताबों में जितने से वो वैल्यू चल रही है, अगर मैं उस प्लांट को बेचूंगा तो क्रेडिट उतने ही अमाउंट से होगी, 42 से ही क्रेडिट होगी। आपका दिखाने का तरीका थोड़ा सा अलग हो सकता है। तो 45 भले ही क्रेडिट किया बिकॉज इतने की बेची, फिर 3,000 जब हमने डेबिट कर दिया प्रॉफिट, तो नेट देखोगे तो 42 ही क्रेडिट हुआ है। अच्छा, फिर डेप्रिसिएशन चार्ज क्या है? डेप्रिसिएशन के लिए क्या करोगे? बाय डेप्रिसिएशन। अच्छा, मैं एक बात आपको और बता दूं, ये डिस्क्लोजर्स के, ये एंट्रीज के, ये लेजर में प्रेजेंटेशन के और भी तरीके हैं। मैं आपके साथ वो डिस्कस कर रहा हूं जो एग्जामिनर के लिए सबसे ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है। अच्छा, इसने इस बार हमसे फिर से क्या मांगा है? कितने की प्लांट एंड मशीनरी परचेज करी है? तो हम यहां पर टू बैंक बैलेंसिंग फिगर कंप्यूट कर लेंगे। जरा बताइए कितना आ रहा है? सर ये आ गया 645, ये भी 645। 645 में से आप 1,03,000 जरा माइनस करके बताइए कितना आता है? सर ये आ रहा है 5,42,000, ठीक है। बी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 अगर आप देखेंगे तो दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में काफी फेवरेट रहते हैं। आइए जरा देखें। कह रहा प्लांट जिसकी कॉस्ट 1,35,500 है, उस पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 72,800 का है, 72,800 का है। मुझे अभी आगे बढ़ने से पहले ये बताइए व्हाट इज द बुक वैल्यू? सर बुक वैल्यू होता है कॉस्ट में से हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं। व्हाट इज द कॉस्ट? सर कॉस्ट इज 135,500। इसमें से 72,800 का आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर दीजिए। इसका मतलब ये कि 1,35,500 इतने में हमने खरीदी थी, 72,800 का तो हम बेनिफिट उठा चुके हैं। इसका मतलब हमारी बुक्स में जो वैल्यू कैरी हो रही है वो कितने की हो रही है? 62,700 का। ध्यान रखें, इसके साथ कंपेयर करके आता है प्रॉफिट या लॉस। अब यहां हमने प्रॉफिट पर बेची है, कितने प्रॉफिट पर बेची है? 15,900 के प्रॉफिट पर बेची है। ये कह रहा है बताइए हमारे पास कितने का कैश फ्लो आया होगा इस ट्रांजैक्शन से। आप मुझे बताइए प्रॉफिट कैसे निकलता है? सर प्रॉफिट निकालने के लिए हम सेल प्रोसीड्स में से
बुक वैल्यू माइनस करते हैं, कॉस्ट नहीं, सेल प्रोसीड्स में से क्या माइनस करते हैं, बुक वैल्यू। प्रॉफिट हमको दे रखा है, कितने का दे रखा है प्रॉफिट, 15,900 का। सेल प्रोसीड्स हमको कंप्यूट करनी है क्योंकि ये पूछ रहा है कितने का कैश आया होगा। भाई कैश तो उतने का आया होगा जितने की हमने बेची है। बुक वैल्यू हमारी बुक्स में 62,700 की है, तो सेल प्रोसीड्स हमारी हो जाएगी 62,700 प्लस 15,900। भाई बहुत ऑब्वियस सी बात है, हमारी किताबों में 62,700 की है, अगर हमने 15,900 के प्रॉफिट पर बेची है तो 62,700 में 15,900 जोड़ दो, 15,900 जोड़ दो, 78,600 की बेची होगी। मुझे बताओ कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये 78,600 का कैश, क्योंकि इतना कैश आया, ये कैश कहां जाएगा सर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। नहीं, एसेट का बेचना खरीदना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है, तो यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। जैसा क्वेश्चन हमने अभी अभी किया ना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन रिपीट कर डाला जून 2022 में एग्जामिनर ने। आप देखोगे बस डेटा थोड़ा सा चेंज कर दिया और सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया। यहां पर भी प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट कितनी है 1355, और डेप्रिसिएशन कितने का है 7,28,000 का, 7,28,000 का। देखा जाए ना, जो ऊपर क्वेश्चन किया है ना उसमें बस एक एक जीरो बढ़ा दिए। आप देखोगे एक 35,500 में एक जीरो और बढ़ा दी, 13,55 हो गया। 72,800 में एक जीरो और बढ़ा दी, 7,28,000 हो गया। सेम क्वेश्चन रिपीट किया, बस एक जीरो बढ़ा दी। नहीं तो पहले मुझे ये बताइए व्हाट इज दी बुक वैल्यू। सर 13,55 का कॉस्ट है, जिसमें से 7,28,000 हमारा डेप्रिसिएशन लग चुका है, तो बुक वैल्यू हमारी हो जाएगी 13,55,000 माइनस 728, ये हो गया 6,27,000। हमने कितने प्रॉफिट पर बेचा है 159, इसका मतलब 627 की बुक वैल्यू है। अब आप या तो पहले फॉर्मूला देख लो, बुक प्रॉफिट कैसे निकलता है, सेल प्रोसीड्स माइनस बुक वैल्यू। तो सेल प्रोसीड कैसे निकलेगी, प्रॉफिट में और बुक वैल्यू को जोड़ दो, 627 प्लस 1,59,000, 627 प्लस 1,59,000, 7,86,000 आ रहा है। सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया एग्जामिनर ने, बी इज द आंसर। देखिए जिस तरीके से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के तीन नाम होते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन फंड, डेप्रिसिएशन रिजर्व, ये नाम आपको याद रखने हैं। कभी भी एग्जामिनर दूसरे नामों से भी आपको एमसीक्यू बना के दे सकता है। ठीक है, ऐसे ही बुक वैल्यू के भी कुछ नाम होते हैं। बुक वैल्यू का एक और जो फेमस नाम है वो है कैरिंग अमाउंट, कैरिंग वैल्यू, कैरिंग CARRYING, कैरिंग मतलब ऐसी वैल्यू जो मेरी बुक्स में कैरी हो रही है। नहीं तो कैरिंग वैल्यू। दूसरा रिटर्न डाउन वैल्यू, WDV भी बोल देते हैं बुक वैल्यू को। क्यों बोल देते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू, ऐसी वैल्यू जो डेप्रिशिएट करके गिरा दी गई है। भाई एसेट की वैल्यू को जब हम डेप्रिशिएट करते हैं तो वो राइट डाउन हो रही है ना, उसकी वैल्यू गिराई जा रही है, तो WDV भी इसका एक नाम और होता है। तो आप चाहें तो अपने रजिस्टर्स के ना अपर मार्जिन पे ये नोट लिख भी लीजिए कि बुक वैल्यू के ये दो नाम और भी होते हैं, कैरिंग अमाउंट या कैरिंग वैल्यू, और ऐसे ही रिटर्न डाउन वैल्यू जिसको शॉर्ट में हम WDV भी बोल देते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, ये भी एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, हमारे एग्जाम में बिल्कुल आधा जा सकता है। बैलेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट ऑन 1/4/2020 एंड 31 मार्च 2021, मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिए हुए हैं। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है प्लांट एंड मशीनरी का 51,45,000 और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 61,85,000। ठीक है ना, ये हमें ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, ये क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है। ड्यूरिंग द ईयर जो हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं वो भी उसने हमें अमाउंट दे रखा है। डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है सर, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, और लॉजिकल सी बात है डेप्रिसिएशन से प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू गिरेगा तो क्रेडिट होगा, और आप वैसे भी जर्नल के थ्रू लेजर में पोस्टिंग कर दीजिए डेप्रिसिएशन टू प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी में क्या आएगा बाय डेप्रिसिएशन, कितना अमाउंट है 7,71,750, 7,71,750। फिर आगे बोलता है if during the year one old machine costing rupees 5 lakhs, फिर से ध्यान रखें यहां पर accumulated depreciation के लेजर्स नहीं दिए हुए, इसका मतलब यहां पर भी ऑल्टरनेटिव 1 के हिसाब से ये अकाउंटिंग हो रही है, और उसमें हमारी किताबों में वैल्यू जो है वो WDV या फिर कहें बुक वैल्यू पर कैरी फॉरवर्ड हो रहे होते हैं। अच्छा, कॉस्टिंग
जितनी मर्जी की हो, हमारे लिए मैटर नहीं करता। हमारे लिए मैटर क्या करता है, इसकी बुक वैल्यू कितनी है। बुक वैल्यू मतलब WDV या बुक वैल्यू एक ही बात है। इसका मतलब ये मेरी किताबों में ये जो कैरी हो रहा है वो हो रहा है 2.35 पर। ध्यान रखें हमारी बुक्स में ये जो एसेट हमने बेचा है, जो ये मशीन हमने बेची है, हमारी बुक्स में 2,35,000 पर कैरी फॉरवर्ड हो रही है। अब अगर बेच रहे हैं तो इसको क्रेडिट भी 2.35 से ही होना है। ध्यान रखें, इसको क्रेडिट भी 2,35,000 से होना है। जितनी जितनी मेरी बुक्स में वैल्यू चल रही होगी, अगर मैं बेचूंगा तो उतने से ही क्रेडिट करूंगा ना, तभी तो उसका नलीफाई होगा इफेक्ट। ज्यादा या कम से कर दूंगा तो उस वैल्यू को हम अपनी बुक्स में कहीं ना कहीं आगे ले जाएंगे। तो हमें ज्यादा कम से नहीं, जितने से हमारी किताबों में है उतने से ही क्रेडिट करना है। अच्छा, कितने की बेची है? 3.15 की बेची है। अब भले ही हम यहां पर लिख दें बाय बैंक, बाय बैंक कितना लिख दें? 3.15, लेकिन ध्यान रखें क्योंकि मेरी किताबों में 235 है, क्रेडिट भी 235 ही होना है। अब आप जरा खुद सोच के बताइए, 235 की चीज आपने 3.15 की बेची है, 235 की चीज आपने 3.15 की बेची है, आपको 80,000 का प्रॉफिट हुआ है। इसका मतलब यहां पर मैं क्या लिख दूंगा? 2 P&L। व्हाट इज दिस P&L? प्रॉफिट। आप ध्यान रखें, हम यहां पर क्रेडिट 3.15 से नहीं कर रहे हैं, हम यहां पर नेट में देखोगे तो क्रेडिट कितने से कर रहे हैं? नेट में क्रेडिट देखोगे तो हमने 245 से ही किया है। नेट क्रेडिट जो है, सॉरी 235 से ही किया है। ठीक है जी। अब उसने क्या कहा है बताइए, परचेज कितना किया होगा। अब आप यहां बैलेंसिंग फिगर परचेज निकाल लीजिए, टू बैंक बैलेंसिंग फिगर। अब जरा टोटल करके बताओ कितना आ रहा है। सर 7,71750 प्लस 315 प्लस 6185, ये हो गया 72,71,750। 72,71,750 में से माइनस कर दो 51,45,000 माइनस 80,000, ये आ रहा है 20,46,750। ठीक है ना, ये वैल्यू है। तो सही आंसर हो जाएगा सी। सी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, दिसंबर 21 का क्वेश्चन है। कह रहा हमने मशीनरी परचेज की है 18,65,000 की, लेकिन बदले में हमने पता है क्या दिए हैं? 1 लाख इक्विटी शेयर दिए हैं 10 रुपए वाले, जो कि हमने 5 रुपए प्रीमियम पे इशू किए हैं। अब आप जरा सोचिए, 1 लाख शेयर इशू करना और एक शेयर की वैल्यू 15 रुपए है। 15 रुपए वाला शेयर है, 10 की फेस वैल्यू भलेगी, लेकिन 5 रुपए प्रीमियम का मतलब हमने 15 में दिया है। तो आपने जो शेयर दिए हैं मशीनरी के बदले 15 लाख के शेयर दिए। मशीनरी कितने की खरीदी है? 18,65,000 की। मैं आपसे सिंपली, मैं कह रहा हूं कॉमन सेंस लगा के बात करो। मैं आपसे कहूं कि मुझे जर्नल पास करके दिखा दो, बिना जर्नल के हो जाएगा, लेकिन मैं आपसे कहूं कि अगर जर्नल पास करके दिखाओगे तो आप क्या बोलोगे? सर मशीनरी को हमने किया है डेबिट। कितने से डेबिट किया है? सर 18,65,000। इतने की मशीन हमारे पास आई है, हमने शेयर दिए हैं और शेयर भी हमने प्रीमियम पे इशू किए हैं। आप अगर देखें 1 लाख इंटू 10, 10 लाख रुपए की फेस वैल्यू हो गई, 1 लाख इंटू 5, 5 लाख रुपए का प्रीमियम हो गया। बात ये मैटर करती है, आपने 15 लाख रुपए का यहां पर सामान दिया है शेयर्स के थ्रू, मतलब 15 लाख रुपए के शेयर्स दे दिए अपनी कंपनी के। जानते हो इस 15 लाख रुपए से मेरी कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहीं कुछ नहीं आएगा। क्यों कहीं कुछ नहीं आएगा? क्योंकि कैश का फ्लो ही नहीं है। अगर मैं देखूं 15 लाख रुपए की के बदले इस 15 लाख के बदले मशीन आई है और इसके बदले हमने शेयर दिए हैं, कैश का फ्लो तो है ही नहीं। हमने लेकिन मशीनरी 18,65 की खरीदी है, तो बाकी के पैसे आपने कैश में दिए होंगे। बाकी के जो पैसे हैं, बैलेंसिंग फिगर जो पैसा है वो आपने कैश में दिया होगा। तो यहां पर हम अगर बैलेंसिंग फिगर निकालना चाहें, कितना कैश दिया होगा? 3,65,000। ये जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में। तभी इसने पूछा है बताइए कैश फ्लो कितना है। कैश फ्लो इज 3,65,000। सी इज द करेक्ट आंसर। जब मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाऊंगा, मान लो फुल फ्लेज क्वेश्चन होता और ये एक एडजस्टमेंट दे रखी होती, इस 15 लाख रुपए का हमें कुछ नहीं करना था यहाँ पर। क्यों? क्योंकि इसके अगेंस्ट, क्योंकि मैंने शेयर्स पैसे लेके इशू नहीं किए। शेयर्स अगर पैसे लेके इशू करता तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनता। मशीनरी अगर मैं पूरी पैसे देके खरीद, इस 15 लाख के भी पैसे देता तो 15 लाख आता फिर हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। लेकिन इस 15 लाख के अगेंस्ट इस मशीनरी का जो परचेज किया है
15 लाख रुपए का कंसिडरेशन हमने शेयर्स के फॉर्म में दिया है, इसलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट का हिस्सा नहीं बनेगा। जितना कंसिडरेशन हमने कैश के फॉर्म में दिया है 3,65,000, सिर्फ यही कैश फ्लो स्टेटमेंट में आएगा। और कहां पर आएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। इसने हालांकि हमसे ये पूछा है, बताइए कैश फ्लो कितना है, तो कैश फ्लो इज 365, 18,65,000 की मशीनरी खरीदी, जिसमें से 15 लाख रुपए के शेयर्स दे दिए, बचा हुआ पोर्शन हमने कैसे दिया होगा? कैश में ही दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 50 अगर आप देखोगे तो ये ना अब ऑल्टरनेटिव 2 से रिलेटेड है, क्योंकि यहां पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की बात भी हो रखी है। अच्छा, मैं अब इसके डिस्कशन को आगे बढ़ाऊं, पहले तो प्लीज आप इस बात को अपने दिमाग में क्लियर रखेंगे। प्लांट बीइंग एन एसेट, ये एक एसेट है, इसलिए इसका बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है। लेकिन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बेसिकली एक रिजर्व है, एक फंड है, एक प्रोविजन है, और प्रोविजंस के बैलेंसेस जो होते हैं वो क्रेडिट होते हैं। आपने जरा याद करो, एंट्री क्या पास करी थी? डेप्रिसिएशन डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को हम क्रेडिट कर रहे थे, इसलिए उसके बैलेंसेस क्रेडिट होते हैं। तो मैं अब आगे बात करने से पहले अगर मैं सिर्फ इन बैलेंसेस को ही पोस्ट करूं, तो प्लांट का ओपनिंग बैलेंस है 1 लाख, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और इसका क्लोजिंग बैलेंस है 3 लाख, तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या जिसे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बोल देते हैं, इसके लिए हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे 50,000, और इसका क्लोजिंग बैलेंस कितने रुपए का है? 80,000 का। 80,000 आ जाएगा यहां पर। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर। अब एक बात को अब यहां जो समझना है, हम इस वाले तरीके में ऑल्टरनेटिव 2 में डेप्रिसिएशन चार्ज करते वक्त कहीं पर भी एसेट को बीच में नहीं लेके आते। जब मैं बोलता हूं कि डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री क्या होती है, तो डेप्रिसिएशन डेबिट टू एसेट अकाउंट नहीं, डेप्रिसिएशन डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है। अगर मैं आपसे एक सवाल और करूं कि अगर आपको ओपनिंग बुक वैल्यू बतानी हो, तो ओपनिंग बुक वैल्यू आपको बताने के लिए 2 खातों की मदद लेनी पड़ेगी। अगर मैं आपसे कहूं कि व्हाट इज द ओपनिंग वैल्यू, ओपनिंग बुक वैल्यू, तो आप क्या कहोगे? सर ये कॉस्ट है, ये कॉस्ट है, और उसका लगा डेप्रिसिएशन अलग खाते में है। ये क्या है? ये कॉस्ट है। ध्यान रखना, हमारा एसेट किस पे रिफ्लेक्ट होता है? कॉस्ट पर रिफ्लेक्ट होता है। ये कॉस्ट है। तो ओपनिंग बुक वैल्यू निकालने के लिए मुझे ओपनिंग कॉस्ट, ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। तो व्हाट इज द ओपनिंग बुक वैल्यू? 50,000। व्हाट इज द क्लोजिंग बुक वैल्यू? 3 लाख माइनस 80, 2,20,000। तो बुक वैल्यू निकालने के लिए आपको 2 लेजर्स की मदद लेनी पड़ेगी यहां पर। ठीक है जी। अच्छा, ये एग्जांपल याद है आपको? हाँ सर याद है। पहले साल में हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस कितना था? 10,000 था। सेकंड ईयर में कितना हो गया? 20,000 हो गया। ये किस वजह से बढ़ा? 10 से 20 क्यों हो गया? बिकॉज हमने डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर चार्ज किया था। कितना चार्ज किया था? 10,000 रुपए। मतलब ये कि अगर ओपनिंग से क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस बढ़ रहा है, वो क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज ऑफ द डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। तो अगर ऐसा है तो यहां पर भी यही बात अप्लाई होनी चाहिए। ओपनिंग बैलेंस 50 है, क्लोजिंग बैलेंस 80 है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का। ये क्यों बढ़ गया होगा? क्योंकि हमने ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन और चार्ज किया होगा। और डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री क्या होती है इस दूसरे वाले केस में? सर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या लिखोगे आप? बाय डेप्रिसिएशन। हम कह सकते हैं दिस इज बैलेंसिंग फिगर। 50 से 80 होने का कारण क्या है? हमने 30,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज किया है करंट ईयर में। ठीक है जी। इस क्वेश्चन में क्योंकि ना कोई हमने सेल नहीं की प्लांट का सेल करेंगे तो थोड़ा सा बातें बदलेंगी, वो भी अगले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। यहां इसने हमसे क्या पूछा है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्लांट परचेज्ड एंड ऑल्सो स्टेट डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ है? 30,000। अच्छा, आप जरा सोचें, प्लांट 1 लाख से 3 लाख हो गया, क्यों हुआ होगा? भाई प्लांट खरीदा होगा। कितने का प्लांट खरीदा हमने? 2 बैंक, 2 लाख रुपए की बैलेंसिंग फिगर है, इतने का प्लांट खरीदा होगा। तो हम कह सकते हैं कि 2 लाख रुपए का प्लांट परचेज किया और 30,000 का डेप्रिसिएशन, तो 2 लाख और 30,000 ये आंसर हमारा है। तो डी इज द आंसर, है ना? 2,30,000। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 जो है, यहां पर भी आप देखोगे तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्योंकि लेजर है, तो इसलिए ये भी हमारा ऑल्टरनेटिव 2 वाला ही क्वेश्चन है। ठीक। अब यहां पे हमें नई बात क्या सीखनी है? इस क्वेश्चन में हमने प्लांट को बेचने की भी इंफॉर्मेशन यहां पर देखी है।
तो प्लांट जब बेचते हैं और हमारा अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अगर खाता मेंटेन होता है तो अकाउंटिंग कैसे होती है, ये हमें अब यहाँ पे एक नई बात सीखनी है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो बैलेंसेस हैं उसकी पोस्टिंग कर देते हैं। हमारे प्लांट का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 1 लाख। डेप्रीसिएशन का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 30,000। मैं आपसे ये पूछूं कि बताइए व्हाट इज द ओपनिंग बुक वैल्यू, तो आप कहोगे 1 लाख में से 30,000 घटा लो, 70,000 इज द ओपनिंग बुक वैल्यू। अच्छा, क्लोजिंग वैल्यू कितनी है प्लांट की, 3 लाख। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की क्लोजिंग वैल्यू कितनी है, 80,000। व्हाट इज द क्लोजिंग बुक वैल्यू, आप कहोगे 3 लाख माइनस 80, 2,20,000। हमारा जो ये प्लांट अकाउंट है, ध्यान रखें, ये कॉस्ट पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसमें से डेप्रिसिएशन नहीं घटा हुआ, क्योंकि डेप्रिसिएशन इकट्ठा हम एक अलग खाते में कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। पहले तो इस बात को आप दिमाग में रखिएगा थ्रू आउट। अब आप जरा सोचें, हम यहां पर एक प्लांट बेच रहे हैं जिसकी कॉस्ट 20,000 है, ध्यान रखें। अब क्योंकि हमारा एसेट कॉस्ट पर रिफ्लेक्ट होता है, इसलिए इस बार कॉस्ट हमारे लिए मैटर करेगी, क्योंकि मेरा जो बुक्स में एसेट अकाउंट है वो कॉस्ट पर मेंटेन हो रहा है, क्योंकि डेप्रिसिएशन उसके साथ हमने एडजस्ट किया ही नहीं है, तो ये कॉस्ट 20,000 मैटर करती है। अच्छा, कितने का बेचा है, 6 का, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इस पर आज तक का लगा डेप्रिसिएशन कितना है, 12,000 है। अब ध्यान से सोचे, मैंने एक प्लांट बेचा है जिसकी कॉस्ट 20 है, उस पे आज तक का लगा डेप्रिसिएशन 12 है। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द बुक वैल्यू, तो आप कहोगे सर कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, 8,000 बुक वैल्यू हो गई, 20 माइनस 12, 8,000 बुक वैल्यू है। 6 में बेचा है, इसका मतलब 8 की चीज 6 में बेची है। प्रॉफिट लॉस निकालने का तरीका सेम ही रहेगा, 8 की चीज 6 में बेची है तो 2,000 का क्या हो गया, हमें नुकसान हो गया, 2,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया। फिलहाल अब अकाउंटिंग कैसे करनी है ये हमें डील करना है। देखिए, जब एक एसेट हमारे यहां से फिजिकली चला गया तो हमारे जो लेजर बैलेंसेस मेंटेन्ड है उस एसेट से रिलेटेड, उसमें से भी हमें उसे एलिमिनेट करना पड़ेगा। भाई ऐसा तो नहीं कर सकते कि फिजिकली है नहीं लेकिन बुक्स में है, जब फिजिकली नहीं है तो बुक से भी हटाना पड़ेगा, ठीक है। अब आप जरा सोचें, जो एसेट बेचा है उसकी कॉस्ट अलग खाते में है, वो कॉस्ट कौन से खाते में है, 20,000 इस 1 लाख के अंदर इंक्लूड है, 20,000 इस 1 लाख के अंदर इंक्लूड है। और इस 20,000 पर जो आज तक का लगा डेप्रिसिएशन है वो इसके अंदर इंक्लूड है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो हमने जो एसेट बेचा है उसका डेप्रिसिएशन इसके अंदर इंक्लूड है। अब ध्यान रखें, क्योंकि ये प्लांट बिक गया तो इसका जो कॉस्ट है प्लांट अकाउंट में क्रेडिट होना पड़ेगा। एसेट बेचते हैं तो क्रेडिट होता है, और कितने से क्रेडिट करूं, जितना मेरी बुक्स में है। मेरी बुक्स में कितने पर है, 20 पर, तो ध्यान रखें यहां पर 20 से क्रेडिट करना पड़ेगा। और जो एसेट बेचा है, क्योंकि अब वो एसेट नहीं रहा तो उसका डेप्रिसिएशन भी एलिमिनेट करना पड़ेगा। इसके अंदर 12,000 है तो इसका मतलब हमें 12,000 यहां पे क्रेडिट कर डेबिट करके एलिमिनेट करना पड़ेगा। भाई एक तरीका है कि इसमें से 12,000 हटाना है तो इसको काट के 18 कर दो लेकिन वो तरीका फिर अकाउंटिंग का थोड़ी होगा। भाई आपको इस 30 में से 12 हटाना है तो हटाने के लिए क्या करोगे, भाई क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस को कम करना है तो डेबिट कर दो, नहीं। तो आप पहले इस बात को समझें, जब हमारी बुक्स में से जब हमारे फिजिकली एक एसेट जब बिका है तो उसका इंपैक्ट हमें लेजर बैलेंस से भी हटाना पड़ेगा, और जो एसेट बेचा है उसकी कॉस्ट अलग खाते में है, उसका डेप्रिसिएशन अलग खाते में है, तो मुझे कॉस्ट वाले खाते से कॉस्ट हटानी पड़ेगी और डेप्रिसिएशन वाले खाते से डेप्रिसिएशन हटाना पड़ेगा। अब वो कैसे करना है यही हमें सीखना है। पेन प्लीज छोड़ के सामने फोकस करेंगे प्लीज। अब आप मुझे ये बताइए, इस 30,000 के अंदर उस एसेट का डेप्रिसिएशन है जो हमने बेचा है, हाँ जी है, कितना है, 12,000। ये 12,000 यहां पर आप डेबिट कर दीजिए, पहले तो निकल गया यहां से। जैसे ही 12,000 डेबिट किया यहां से निकल गया, हमारा काम खत्म हो गया। लेकिन कहां लेके जाऊं, भाई निकाला है तो कहीं तो जाना पड़ेगा ना, इसको कहां लेके जाऊं, इसको हम ले जाते हैं प्लांट अकाउंट में। कहां ले जाते हैं, प्लांट अकाउंट में। तो प्लीज ऐसे क्वेश्चंस जहां पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस हो, अगर एसेट बेचा हो तो एसेट जो बेचा है उसका डेप्रिसिएशन निकाल दो और कहां ले जाओ, उस एसेट अकाउंट में जिसका वो डेप्रिसिएशन है। ये प्लांट का डेप्रिसिएशन है तो प्लांट अकाउंट में ले जाओ। सोचो यहां पे आपने लिखा है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू प्लांट, तो प्लांट अकाउंट में क्या लिखोगे, बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कितना, 12,000। कितने में बेचा है, सर ये बेचा है हमने 6,000 में। कितने का नुकसान हो गया, सर बुक वैल्यू है 20 माइनस 12, 8,000, 8 की चीज 6 में बेची है, 2,000 का नुकसान हो गया। नुकसान कहां ले जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 2,000 यहां लिखो। अब आप जरा मुझे बताइए, सोच के बताएं,
ये मैटर नहीं करता कि ब्रेकअप क्या है। व्हाट मैटर्स इज कि जितने का प्लांट आपने बेचा है, मेरी बुक्स में जितने पर आ रहा है उतने से क्रेडिट होना चाहिए। मेरी बुक्स में ये प्लांट कितने का आ रहा है, मेरी बुक्स में ये प्लांट 20,000 का आ रहा है, तो आप देखिए ये 20,000 से क्रेडिट हो चुका है, 20,000 क्रेडिट हो चुका है, 20,000 क्रेडिट, चेक कर लीजिए आप। 12 6 18 और 2 20। अब आप जरा इसको थोड़ा सा और ध्यान से सीखें, ध्यान से समझें। जैसे ही आप 12,000 यहां पे लेके आते हैं, इस प्लांट अकाउंट में लेके आते हैं, ध्यान रखें 20 इसके अंदर ऑलरेडी है, 12 आपने क्रेडिट कर दिया, नेट में डेबिट कितना रह गया 8। आप सोचिए जब आप डेप्रिसिएशन इस खाते में लेके आते हो, 20 कॉस्ट डेबिट है, डेप्रिसिएशन आपने क्रेडिट कर दिया, तो नेट अगर देखोगे व्हाट इज द नेट अमाउंट डेबिटेड, बुक वैल्यू 8,000 रह गया। अब 8 की चीज 6 में बेची है तो 2,000 का क्या होगा नुकसान। और 100 बात की एक बात, हमारी इस एसेट की वैल्यू कितनी हमारी बुक्स में कैरी फॉरवर्ड हो रही है 20, तो 20,000 शुड बी क्रेडिटेड, 20,000 शुड बी क्रेडिटेड। 12 6 2। अभी मैं एक आध एमसीक्यू और करवाऊंगा तो बात आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब आप आगे बढ़ सकते हो। जैसे ही आपकी इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो जाए, अब आपको ध्यान रखना है कि यहां जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो आएगी बाय डेप्रीसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। ये क्या है, डेप्रीसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। बताओ जी कितना आ रहा है, 92, 92 माइनस 32 कितना हो गया, 62,000। अब रेगुलर बैच होता तो मैं इसमें हम बहुत से और भी क्वेश्चंस करते हैं, ऑफ कोर्स ये रिवीजन बैच है तो रिवीजन बैच में फिर थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा टाइम कंस्ट्रेंट का भी। ये कितना हो जाएगा बताइए जरा। सर ये हो गया 3,20,000। तो टू बैंक ये प्लांट हमने परचेज किया होगा, 2,20,000 का प्लांट परचेज किया होगा, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो हमारा प्लांट परचेज कितने का है, 2,20,000। डिप्रिसिएशन कितने का चार्ज किया है, 62 का। 220 और 62, डी इज द आंसर। अभी एक आध एमसीक्यू कराऊंगा तो इस पे भी आपको अच्छे से बातें समझ में आने लगेंगी। क्वेश्चन नंबर 52, यहां पर भी प्लांट अकाउंट के साथ साथ हमें क्या दे रखा है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, और हमें बोलता है ड्यूरिंग द ईयर प्लांट कॉस्टिंग ₹20,000 वाज सोल्ड फॉर ₹15,000 और इस पर आज तक का लगा डेप्रिसिएशन 8,000 रुपए है। आप मुझे बताएंगे जो प्लांट बेचा है उसकी बुक वैल्यू कितनी है। सर 20,000 रुपए की कॉस्ट है, 8,000 का डेप्रिसिएशन, तो बुक वैल्यू 12,000 की हुई। 12,000 की चीज हमने 15 में बेच डाली तो 3,000 का क्या हो गया, प्रॉफिट। इसका मतलब यहां पर प्रॉफिट वाला केस है। पहले हम अपने ओपनिंग बैलेंसेस पुट कर देते हैं। 1,00,000 रुपए का प्लांट का ओपनिंग बैलेंस है और 1.5 लाख रुपए का क्लोजिंग बैलेंस है। ठीक है, ऐसे ही डेप्रिसिएशन का 50 और 85, 50,000, 85,000। What is the opening book value of the plant? सर 1,00,000 में से 50,000 घटा लो, 50,000। What is the closing book value? 150 माइनस 85 मतलब 65,000। फिलहाल हमें ये नहीं चाहिए। अब जो प्लांट बेचा है उसका नामो निशान अपनी किताबों से भी हटा देना है। जो प्लांट बेचा है उसका नामो निशान अपनी किताबों से भी हटा देना है। मतलब हम क्योंकि ये जानते हैं जो प्लांट बेचा है उसका कॉस्ट अलग खाते में होगी, उसका डेप्रिसिएशन अलग खाते में है, तो डेप्रिसिएशन हम निकाल देंगे डेप्रिसिएशन के खाते से और कॉस्ट निकाल देंगे प्लांट के खाते से। तो पहला काम आपको क्या करना है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, जितना डेप्रिसिएशन है वो निकाल डालो। कितना डेप्रिसिएशन है इस प्लांट पर जो हमने बेचा है, उसका डेप्रिसिएशन है 8,000 और निकाल के कहां भेज दो, प्लांट अकाउंट में भेज दो। तो हमने क्या किया, हमने कहा भाई देखो यहां से 8,000 निकाल दो, निकाल दिए टू प्लांट अकाउंट और यहां ले आओ बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। आप बस एक बात का ध्यान रखेंगे, जो प्लांट बेचा है उसकी कॉस्ट क्योंकि 20 है तो इस खाते में भी कॉस्ट क्रेडिट करनी है, क्योंकि ये कॉस्ट पर मेंटेन्ड है। यहां पर 20 ही क्रेडिट होना चाहिए, ना ज्यादा ना कम। फिलहाल डेप्रिसिएशन 8 तो क्रेडिट हो गया। अच्छा कितने का बेचा है ये प्लांट आपने, सर बेचा तो 15 का है। देखा जाए तो ये तो 23 हो गया, हमें 23 नहीं कितना क्रेडिट करना है, 20, क्योंकि कॉस्ट 20 है, इसमें इंक्लूड ही 20 है। जब इसके अंदर इंक्लूड ही 20 है तो हमें क्रेडिट भी कितना करना है, 20। ये तो 23 हो गया, तो क्या करें, 3,000 का जो प्रॉफिट है उसके लिए हमें क्या करना है, प्रॉफिट को हम यहां पे लिखेंगे 2 P&L।
ये क्या है? प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट? 3000 का। अब पहले की तरह आप देखिए हमारा नेट क्रेडिट कितना हुआ है? नेट क्रेडिट कितना हुआ है? सर नेट क्रेडिट जो है वो 20,000 ही हुआ है। जो कॉस्ट है वही क्रेडिट हुई है। नेट क्रेडिट 20 होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना है। ठीक है जी। अब आप बैलेंसिंग फिगर निकाल लीजिए। टू बैंक बैलेंसिंग फिगर बताइए भाई कितना आ रहा है? सर ये हो गया 1,73,173 173 में से 1,03,000 माइनस कर दो, ये हो गया 70,000। ठीक है, ये बैलेंसिंग फिगर है हमारी। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में जो बैलेंसिंग फिगर यहां पर आती है वो डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर होता है। ये हमने ड्यूरिंग द ईयर जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया है। ठीक है ना? 85 प्लस 8 माइनस 50 43,000। ठीक, ये बैलेंसिंग फिगर आ गई हमारी। अब हमारा आंसर क्या है? प्लांट हमने जो परचेज किया है वो किया है 70 का, और जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया है वो किया है 43। 70 और 43 मतलब सी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 जो हम करने वाले हैं ये एक एग्जामिनेशन क्वेश्चन है। यहां पर हमें ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं। किसके? प्लांट का और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का। तो आगे का क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम जो हमारे बैलेंसेस हैं उनकी पोस्टिंग कर लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस प्लांट का है 1,80,000 और डेप्रिसिएशन का है 60,000। ठीक है। ऐसे ही क्लोजिंग बैलेंस है 288 और 66। 288 66, कोई दिक्कत नहीं सर। उसके बाद हमें जो यहां पर बात बोली है, ओल्ड प्लांट कह रहा हमने कोई बेचा है जिसकी कॉस्ट 36 थी, with an accumulated depreciation of 24 was sold at a profit of 600 रुपए। कह रहा प्रॉफिट पर बेचा है। अब आप जरा सोचें, 36,000 की कॉस्ट हो गई, 24,000 का उसका डेप्रिसिएशन हो गया, तो बुक वैल्यू कितनी हुई? 12,000 की। 12,000 की चीज हमने 600 के प्रॉफिट पर बेची है, तो कितने में बेची होगी? 12,600 में। तो व्हाट इज द सेल प्रोसीड्स? 12,600। ठीक, यहां इसने हमें सेल प्रोसीड ना देके प्रॉफिट बता दिया कि इतने प्रॉफिट पर बेची है। और ये बात हम जानते हैं, जब हम प्लांट बेचते हैं तो उसकी कॉस्ट अलग खाते में है, उसका डेप्रिसिएशन अलग खाते में है। हमें कॉस्ट भी एलिमिनेट करनी है प्लांट अकाउंट से और डेप्रिसिएशन एलिमिनेट करना है उसके डेप्रिसिएशन अकाउंट से। तो हमने कहा भाई इसका कुछ स्टेप्स है। पहला स्टेप क्या है कि जो प्लांट बेचा है उसका डेप्रिसिएशन पहले बाहर कर दो डेप्रिसिएशन अकाउंट से। कितना डेप्रिसिएशन है उसका? 24,000। इस 60,000 के अंदर वो 24,000 इंक्लूड है। 24,000 यहां पर कर दो आप डेबिट, और कहां ले जाओ? प्लांट अकाउंट में ले जाओ। इसका मतलब हमने एंट्री क्या कर दी? हमने एंट्री करी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट टू प्लांट अकाउंट। मतलब प्लांट अकाउंट में क्या लिखेंगे यहां पर? बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। यहां पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन खाता ना बोल के प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बोला है, दोनों एक ही बात है। 24,000। अब आप मुझे बताइए क्या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से डेप्रिसिएशन निकल गया? हाँ जी निकल गया। मांगा नहीं है यहां पर, फिर भी अगर हम निकालना चाहें तो यहां पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर निकाल सकते हैं। 66 प्लस 24 66 प्लस 24 माइनस 60, ये 30,000 आता है। वैसे इस क्वेश्चन में मांगा नहीं है सर। इस क्वेश्चन में मांगा क्या है आइए देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में मांगा है अमाउंट ऑफ कैश आउटफ्लो। ध्यान रखें, इनफ्लो नहीं, अमाउंट ऑफ कैश आउटफ्लो फ्रॉम प्लांट। मतलब प्लांट कितने में खरीदा है ये बात मांगी है उसने। मतलब प्लांट कितने का खरीदा है, प्लांट परचेज की इंफॉर्मेशन मांगी है, क्योंकि आउटफ्लो तो ऑफ कोर्स परचेज करने से होगा, सेल करने से थोड़ी होगा। अच्छा, अब आप जरा ध्यान से सोचें, जो प्लांट बेचा है उसकी कॉस्ट कितनी है? सर उसकी कॉस्ट है हमारी 36,000 की। तो इसके अंदर 36,000 इंक्लूड है। मुझे ध्यान रखें 36 ही क्रेडिट करना है, 36 ही क्रेडिट करना है। 24 क्रेडिट हो चुका। अब आप देखोगे 36 डेबिट 24 क्रेडिट, नेट में डेबिट कितना रह गया? 12,000। और मैं यहां पर लिखूंगा बाय बैंक। कितने का बेचा है? सर बेचा तो हमने 12,600 का है। कैसे पता लगा? सर बुक वैल्यू 12,000 है, 600 के प्रॉफिट पे मतलब 12,600 का बेचा होगा, और यहां पर हमारा आ जाएगा टू पीएनएल अकाउंट, जो बेसिकली प्रॉफिट है। कितना प्रॉफिट है? 600 रुपए का।
आप अगर देखोगे यहां पर ध्यान से, नेट में जो नेट क्रेडिट हमने किया है वो कॉस्ट ही क्रेडिट किया है। व्हाट इज नेट क्रेडिट? नेट क्रेडिटेड 36, जो कि क्या है, कॉस्ट। और अब आप यहां पर बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हो टू बैंक। मेरे ख्याल से रिवीजन के पॉइंट ऑफ से देखोगे तो मैंने ठीक ठाक एमसीक्यू करा दिए हैं, कॉन्सेप्ट भी मैंने काफ़ी हद तक बता दिया है। ऑफ कोर्स अगर रेगुलर बैच होता है तो और ज़्यादा बातें वहाँ पर होती हैं। फिलहाल रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बिल्कुल परफेक्ट चल रहे हैं। 1,44,000 का हमने जो है प्लांट परचेज किया होगा, बैलेंसिंग फिगर। तो हमारा 144 ए इज द आंसर, क्योंकि इसने कैश आउटफ्लो पूछा है, आउटफ्लो पूछा है। इनफ्लो पूछता तो, इनफ्लो पूछता तो सेल से कितना पैसा आया है, 12,600। इनफ्लो पूछता तो आंसर कितना होता, 12,600 होता। कैश फ्लो स्टेटमेंट के रिवीजन को अब हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आज जो हम एएस लिख के जा रहे हैं वो है एएस नंबर 18, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स। मुझे अब जल्दी से ना एएस नंबर 11 से लेकर 18 तक सारे रिवाइज करवा दीजिए। सर 11 था इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, 12 था गवर्नमेंट ग्रांट्स के ऊपर, 13 इन्वेस्टमेंट्स, 14 एमालगमेशंस, 15 था एम्प्लॉई बेनिफिट्स के ऊपर, 16 जो है वो बोरोइंग कॉस्ट, 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग और 18 जो है वो रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स के ऊपर है। एक बार वापस से हो जाए, 11 नंबर इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, 12 नंबर गवर्नमेंट ग्रांट्स, 13 नंबर इन्वेस्टमेंट्स, 14 एमालगमेशंस, 15 एम्प्लॉई बेनिफिट्स, 16 बोरोइंग कॉस्ट, 17 जो है वो सेगमेंट रिपोर्टिंग पर था और 18 जो है रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स के ऊपर है। और आज जो हम एब्रीविएशन लिख के जा रहे हैं, पिछले क्लास में ईवीए का एब्रीविएशन फुल फॉर्म लिखा था, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, आज लिख रहे हैं जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड, ग्रॉस वैल्यू एडेड। मैं अगर आपसे कुछ पुरानी एब्रीविएशंस पूछूं, एसईसी की फुल फॉर्म क्या थी? सर जैसे हमारे यहाँ पर सेबी है, यूएस में एसईसी है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन। अच्छा, मुझे आईएएस की फुल फॉर्म बताइए। सर आईएएस की फुल फॉर्म अकाउंट्स के कॉन्टेक्स्ट में होती है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। आईएफआरएस की फुल फॉर्म इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। एमआईएस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। और हमने आज कौन सी लिखी है? जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, बाय।